जय हिंद दोस्तों। तो अभी हिस्ट्री के 6th के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, दैट इज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब आप देखो, इस चैप्टर का नाम जो पुरानी एनसीईआरटी में है उसमें कुछ और है, ट्रेल्स इन द सर्च ऑफ अर्लियर पीपल वगैरह कुछ तो ऐसा है, तो थंबनेल में मैंने दे के रखा है। तो आपको इतना याद रखना है, ये चैप्टर वही है, जस्ट इसका नाम इजी कर दिया है, क्योंकि ट्रेल वगैरह जो भारी भारी वर्ड है वो शायद आपको समझ सकता है, लेकिन मैं जब 6th में था तो इतने भारी वर्ड इंग्लिश के मुझे नहीं समझते थे जेन्युइनली, ठीक है। और नॉर्मल बच्चे जो है एनसीईआरटी जो पढ़ते हैं, जिनके घर में इंग्लिश का वातावरण नहीं होता, उनके लिए भी डिफिकल्ट जाता है। तो शायद गवर्नमेंट ने सोचा होगा, इसलिए डायरेक्टली ये नाम थोड़ा इजी कर दिया, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो अब डायरेक्ट लेसन पे आते हैं। तो ये जो है हमारे तुषार भाऊ है। तो तुषार भाऊ ने पूछा सवाल, तो ट्रेन में से जा रहे थे, अपने चाचा से पूछा, बोले चाचा जान हम ट्रेन में से जा रहे हैं, तो पहले के जमाने में लोग सफर कैसे करते थे? तो उनके चाचा जान ने बताया कि पहले के जमाने में ट्रेन नहीं होती थी, ट्रेन अभी 150 साल पहले आई, उसके पहले बस में से जाते थे, बस के पहले इधर उधर जाते थे। तो वही फिर वो सवाल लेके एनसीईआरटी वालों के पास गए। एनसीईआरटी वालों को बोले सबको पता चलना चाहिए, तो लेसन बना दिया, तुमको पता चलना चाहिए, पढ़ लो अभी। The earliest people, why were they on the move? पहले के जमाने के लोग इधर उधर क्यों भागते रहते थे? धर पहले के जमाने में हम लोग इधर से उधर भागते क्यों थे? तो इसका रीजन ये है कि पहले के जमाने में एक जगह के ऊपर जब कोई झाड़ होगा या कोई एनिमल्स उस जगह में रहते थे, तो वो एनिमल्स अपनी जगह चेंज करते थे। एंड वी सीन्स बीइंग गैदरर्स एंड हंटर्स, तो हम एनिमल्स के पीछे उनको हंट करने के लिए जाते थे। तो एनिमल आगे, हम एनिमल के पीछे, है ना। तो इसी तरह से एनिमल्स ने अपनी जगह बदली, हमने अपनी जगह बदली। साथ ही साथ हम जब गैदर करते थे, हम फल फूल सब जमा करते थे। तो किसी जगह पे फल फूल हुआ करते थे, किसी जगह पे नहीं हुआ करते थे। तो सीजन के हिसाब से जब फल फूल चेंज हुआ करते थे, तो सीजन के हिसाब से हम अपनी अपनी जगह चेंज किया करते थे, ठीक है। तो टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर एंड गैदरर्स। तो हंटर कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस। First, if they had stayed at one place for long, they would have eaten up all the available plant and animal resources. एक जगह पे रहेंगे तो सारे जानवर और सारी चीजें खा लेंगे, और वो अवेलेबल भी नहीं रहता था, क्योंकि उस समय पे आइस एज था। आइस एज में हर जगह पे वेजिटेशन नहीं हुआ करता था, ठीक है। ऑलमोस्ट जगहों पर बर्फ ही बर्फ था। Second, animals move from place to place either in search of small prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow them. वो छोटे एनिमल के पीछे, हम उस एनिमल के पीछे, है ना। तो इसी तरह से हम इधर से उधर भागा करते थे। अब देखो क्या कह रहे हैं, तीसरा रीजन, प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। अलग अलग जगह पे अलग अलग सीजन में अलग अलग प्लांट्स आते थे, तो उस अलग अलग चीजों की खोज में हम लोग निकला करते थे, ढूंढ। आगे देखो, फोर्थ, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। हमें जिंदा रहने के लिए पानी वानी तो चाहिए। अब जो नदियां थी, कुछ नदियां सीजनली आती है। जैसे आप अगर देखोगे तो आपके रीजन में अगर कोई नदी होगी तो आप कहोगे यार नदी को अभी पानी नहीं है, पानी आएगा जून जुलाई के बाद जब बरसात होगी, और फिर वो ठंडी में जनवरी तक रहेगा, सूखेगा नहीं। लेकिन फरवरी के बाद उसमें पानी कम होना शुरू हो जाता है, और मार्च अप्रैल आते आते पूरा ही सूख जाता है, अप्रैल मई तक। तो कहने का तात्पर्य यह है, कुछ नदियां साल भर होती है, कुछ नदियां साल में कुछ ही टाइम के लिए होती है। जैसे गंगा है, तो माँ गंगा साल भर होती है, ठीक है, उसका पात्र सूखता नहीं है। तो इसीलिए रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। पीपल इवन द बैंक्स वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन, विंटर एंड समर। अलग अलग जगह पे विंटर में पात्र नीचे जाता है, कभी कभी वो पूरा ही सूख जाता है। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट लोग, इनको कोई काम धंधे नहीं थे, तो अभी पहले के जमाने में लोग थे, ये हमको कैसे मालूम पड़ा? अब मेरे रूम में अगर कोई बंदा आएगा, मेरे रूम में कुछ भी नहीं रखा, कोई मेरे रूम में अगर आके कुर्सी रख देगा, मुझे तो लगेगा ना कोई ना कोई है बाबा, कोई ना कोई आया था। तो उसी तरह से पुराने जमाने में पत्थर मिले बोले इन लोगों को। हाँ, पत्थर वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दैट टाइम। तो इन लोगों को पत्थर मिले, तो जब इन लोगों को पत्थर मिले, तो पत्थर मिलने के बाद इन लोगों को समझ गया, अरे भैया कोई तो था, है ना। अब क्या हुआ, सम ऑफ द स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट। पत्थरों का इस्तेमाल किस लिए हुआ करता था? मांस मच्छी मटन काटने के लिए, ठीक है। चॉप फ्रूट एंड रूट्स, सम may have been attached to handles of bone or to wood to make spear and arrows for hunting.
Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. ठीक है, अभी आगे देखते हैं. अब ये मैप देखो, ये मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये रेड इसमें जो है ये सारी पैलियोलिथिक साइट्स है, ये नियोलिथिक है, ये मेगालिथिक है, ये अर्ली विलेज. ठीक है, इस हिसाब से इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है. अब इसमें हमें ये देखना है कि रेड ट्रायंगल जो है बोलते हैं यहां पे हंटर एंड गैदरर्स के एविडेंस मिले हुए हैं. अब रेड ट्रायंगल्स कौन से है? भीमबेटका, हुंगी और कुर्नूल के. अब सवाल ऐसे कैसे नहीं आएगा कि कौन से जगह पे क्या मिला. हो सकता है इन जगहों के साथ में करंट ये कौन से स्टेट में है ये आपको पूछा जाए. तो भी ध्यान से देखो, भीमबेटका जो है इट इज फाउंड इन एमपी, मध्य प्रदेश. कुर्नूल केव्स जो है दैट इज फाउंड इन एपी, आंध्र प्रदेश. हुंगी जो है दैट इज फाउंड इन केटी, दैट इज कर्नाटका. ठीक है, तो ये तीनों जगह है जो है पैलियोलिथिक साइट्स है और इस हिसाब से वो मिलते हैं. ठीक है, अब जैसे जैसे ये ब्लू वाले आएंगे तो हम इन्हें भी देखेंगे. तो आप एक चीज याद रखो, आपको करना क्या है, ज्योग्राफी के आप जब मैप्स बनाओगे तो वो तो मैप्स बनाने हैं, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट वाइज मैप बना सकते हो तो विजुअली आपको ज्यादा अच्छे से याद रखना. फॉर एग्जांपल जब आप आर्ट एंड कल्चर सॉल्व कर रहे हो तो आर्ट एंड कल्चर को सॉल्व करते हो आपको दो चीजें याद रखनी है. आर्ट एंड कल्चर को सॉल्व करते हो आपको क्या याद रखना है, सपोज स्टेट्स के डांस है ना, तो डांस को इस तरह से फील करो कि कश्मीर का कौन सा डांस है, कर्नाटक का कौन सा डांस है, चेन्नई का कौन सा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का कौन सा डांस है, केरला का कौन सा डांस है, महाराष्ट्र का कौन सा डांस फॉर्म है, म्यूजिक फॉर्म कर्नाटक का कौन सा है, मध्य प्रदेश का कौन सा है, अलग अलग है ना. इस तरह से अगर आप उसको फिल आउट करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा. आपको विजुअली वो याद भी रहेगा. ठीक है, आगे देखते हैं. आगे इन्होंने क्या किया है कि भीमबेटका जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइट बिकॉज नियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड पैलियोलिथिक. ठीक है, अब ये लिखता हूं, मैंने बहुत अंदर घुसा दिया. तो इन्होंने क्या कहा है, यहां पे तो नहीं कहा है लेकिन याद रखना पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक तीनों एरियाज के हिसाब से ये साइट जो है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है. सिग्निफिकेंट क्यों है? सिग्निफिकेंट इसलिए है बिकॉज ये जो साइट्स है इन साइट्स का जो एरा है, जो टाइम स्पैन है, उन टाइम स्पैन में भीमबेटका में आपको अलग अलग टाइम स्पैन की पेंटिंग्स वहां फॉर्म होगी, वहां मिलेगी. तो भीमबेटका रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा अच्छी जगह मानी जाती है, मानी जाती भी थी और अभी भी है. ठीक है, तो ये एक पेंटिंग है बोलते वन ऑफ द कि एक आदमी है कुत्ते का शिकार कर रहा है. A stone tools were important. People tried to find places where good quality of stone tools were easily available. लोग अच्छे पत्थर ढूंढने के लिए दूर दूर जाते थे. कितना सही रहा होगा ना यार वो जमाना कि जिस समय पे स्टोन इतने इंपॉर्टेंट थे कि किसी को क्या गिफ्ट करेंगे, आईफोन नहीं देंगे, पत्थर देंगे. लोग भी कहते होंगे अरे भैया हमारे पास नियोलिथिक एकदम मॉडर्न एंड्रॉइड पत्थर है, अच्छा दे दिया, पट गई बत्ती, वाह अभी तुमको आईफोन देना पड़ता, उस समय पे तुमको पत्थर देने पड़ते रहते थे, अब तुम पत्थर दोगे तो वो तुमको सर पे पत्थर मारेंगे तुम्हारे. हाँ, आगे देखो, many of the caves in which these early people live have painting on the walls. Some of the best example from Madhya Pradesh and Southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn from great accuracy and skills. ठीक है, तो ये अलग अलग जगहों पे जो केव्स मिली उसमें पेंटिंग्स बहुत जबरदस्त है, ऐसा वो कह रहे हैं. अब ढूंढो बोलते हैं, फाइंड द कुर्नूल केव्स. कुर्नूल केव्स जो है, कुर्नूल केव्स में ये देखो हमने कुर्नूल केव्स ढूंढ के रखी आंध्र प्रदेश में. यहां पे ऐश मिली, ऐश माने ऐश्वर्या राय नहीं, ऐश माने आग के ट्रेसेस जो होते हैं ना, बचा हुई राख जिसे हम कहते हैं, वो मिला. इसका मतलब क्या था, उन लोगों को आग जो है वो पता थी. अब आग जो है इसका इस्तेमाल वो अलग अलग चीजों के लिए करते थे. किस लिए करते थे? टू सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट, स्केयर अवे एनिमल्स, है ना. फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स. आग बहुत जगह पे इस्तेमाल हो सकती है. एक आग तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हें किसी ने धोखा दिया होगा, तुम्हें किसी ने बुरा भला कहा होगा, तुम्हें किसी ने बुली किया होगा,
उन सब से तुम्हें बदला लेना है, वो आग तुम्हारे अंदर पनपनी चाहिए। लेकिन बदला तुम कैसे लोगे? उसने तुम्हारे साथ बुरा किया और तुम्हें सॉरी बोल के चले गए, तुम मुझे आके बता रहे होगे कि भैया मैंने तो उसको माफ कर दिया। अधिकार किसने दिया तुम्हें माफ करने का? कभी तुमने देखा है किसी शेर को कि शेर अभी बकरी खा ले ना तो बकरी के हस्बैंड को जाके सॉरी नहीं बोलता, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी कि मैंने तुम्हारी बीवी खा ली। बेटा वो चाहे तो बकरे का पूरा खानदान खा जाए, सॉरी उसे कहा जाता है जो कमजोर होता है। जब कोई कमजोर गलती करता है ना तो वो कहता है प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे, उसकी फटती है। ताकतवर तुम्हें बनना है कि सामने वाले की गर्दन तुम्हारे हाथ में हो, उस वक्त तुम डिसीजन ले सको उसे माफ करना है छोड़ देना है। अग्निपथ का फेमस डायलॉग है, जब तुम्हारे पास ताकत होगी और तुम छोड़ दोगे तुम महान कहलाओगे, और अगर तुमने उसकी गर्दन मरोड़ दी तो तुम हो महान हो या ना हो वो तो दुनिया डिसाइड करे, लेकिन ताकत का हाथ में होना बहुत जरूरी है। दोस्त का ब्रेकअप हुआ, वो मेरे पास आके मुझे कहता है कि भाई मैंने गौतम बुद्धा पढ़ना शुरू कर दिया। ऑप्शन है तेरे पास कुछ और? बोले मैंने उसको माफ कर दिया। ऑप्शन है उसने आके तेरे को माफी मांगी, वो तेरे को आके सॉरी बोल के गई। जब तक सामने वाले की गर्दन तुम्हारे हाथ में हो, इतने ताकतवर तुम नहीं बन जाते, तुम्हें अधिकार नहीं है सामने वाले को माफ करने का। उस बंदे ने तुम पे दया की है, समझे? वो ताकतवर था, तुम ताकतवर नहीं हो, तो पहले ताकतवर बनो, फिर डिसाइड करेंगे कि तुम उसे माफ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। फालतू फकाल वाली बातें करनी है ना तुम लोगों को, तो जाके संन्यास ले लेना, तब तक हमें अंदर आग पनपने दो। याद रखो, आगे देखो, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द पर्टिकुलर टाइम स्पैन। उन्होंने 2 मिलियन ईयर से लेकर 12,000 साल तक जो टाइम मेरा था उसे पैलियोलिथिक कहा है। पैलियो मीनिंग ओल्ड, लिथोस मीनिंग पत्थर, है ना? तो उस समय पे जो एकदम पुराने जमाने में था, तो ये था बोले 2 मिलियन ईयर से लेकर 12,000 साल तक, और इसी के बीच में 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री है। मतलब अपन जो है, अपन लोग जो है अभी इतना इतरते 10,000 साल पुराने हैं। काहे को किसी को जज करते भी तुम लोग? हाँ, पहले 10,000 साल पहले सारे के सारे नंगे घूम रहे थे, किसी को मालूम भी नहीं था। थोड़े बहुत लोग कपड़े पहनते होंगे भी, आधे अधूरे फटे फूटे कपड़े पहनते होंगे। हाँ, अभी तो पैदा हुए 10,000 साल पहले, तो कितना मॉडर्न बन गए यार। आगे देखो, the period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic, middle stone. Stone tools found during this period are generally tiny. Stone tools generally found during tiny because tiny stones जो होते हैं उसको शार्प किया जाता होगा। अब जैसे पहला एंड्रॉइड आया, समय के साथ मोबाइल में डेवलपमेंट हुई, उस समय पे 2 स्टोन्स थे, तो स्टोन्स में ज्यादा डेवलप हुई। फिर किसी की बंदी कहती होंगी नहीं मुझे तो नियोलिथिक पीरियड का ही पत्थर चाहिए, तो बंदा जाके पत्थर लेके आता होगा, अलग अलग जगहों से अलग अलग माउंटेन उसको घसता होगा, उसको शार्प करता होगा, कहता होगा ये नियोलिथिक पेज का पत्थर है ना? इजी है, ये पढ़ लेना, हम आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है? 12,000 साल पहले वेजिटेशन शुरू हो गया। तो वेजिटेशन शुरू होने के बाद लोगों को ये समझ गया कि कुछ झाड़ों को कैसे लगाया जाता है, कि एक जगह पे जब वेजिटेशन होता है तो अलग अलग सीजन में हम कौन से क्रॉप्स ले सकते हैं, कैसे कैसे चीजें हम उगा सकते हैं। उसके साथ में ही एनिमल्स ने भी अपना जगह बदलना चेंज कर दिया। तो एनिमल एक जगह पे स्टेबल हो गए, तो उनको हंटिंग करने वाले लोग एक जगह पे स्टेबल हो गए। तो एनिमल स्टेबल होने की वजह से कुछ एनिमल्स लोगों के पास में आना शुरू हो गए। लोगों को पता चलने लग गया कि इन लोगों को हमें लुभाना कैसा है। तो सबसे पहला जो एनिमल जो इंसान के साथ रहने लगा, जो वाइल्ड में रहता था, वो था कुत्ता, ठीक है? तो यही उन्होंने कहा है, टेम वाज द फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ द डॉग, है ना? डोमेस्टिकेट किया, चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी वेजिटेशन स्टार्ट हुआ 12,000 साल पहले। ओके, तो ये पढ़ लेना, ये बहुत इजी है, कम भाषा में आपको समझाया है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। आगे देखते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिकेशन यानी वो होता है जिसमें आप घर में एनिमल पालते हो और साथ में आपके खेती भी करते हो या फिर झाड़ वाड़ उगाते हो, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन। तो ये कौन से जानवर के दांत हैं हमें बता दो यार, हमको भी नहीं मालूम। तो ये न्यू वे ऑफ लाइफ, अलग अलग सीड्स जो थी उसे प्रिजर्व किया गया एज अ सीड, एज अ फूड, एज अ गिफ्ट, एज फॉर अ फूड, ठीक है ना? आगे देखो, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है, इजीली पढ़ सकते हो। एनिमल्स एक जगह पर रहने के बाद वो ब्रीडिंग बहुत स्पीड में करते हैं बोले, तो उसको भी रखना शुरू कर दिया, ठीक है? अब इन्होंने और क्या बताया है कि चीजों को रखते कैसे थे, गड्ढा उड्ढा करके चीजों को रखते थे। फाइंडिंग आउट अबाउट द फार्मर्स एंड द हर्डर्स। टर्न टू मैप 2, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स ईच। अब ये इंपॉर्टेंट है,
देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नीले डब्बे है यहां पे फार्मर्स एंड हर्डर्स मिले। तो अब जो मेहरगढ़ है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है। ये फिलहाल है बोलन वैली में। बोलन वैली ओल्डन इंडिया, ओल्डन भारत, पाकिस्तान नहीं बोलता मैं। ये है बुरजाहोम, ठीक है, बुरजाहोम यानी जम्मू एंड कश्मीर। कोल्डीवान महागढ़ा ये उत्तर प्रदेश, चीरन बिहार, दाऊदिनी घाटी आसाम, हल्लूर आएगा कर्नाटका में, ठीक है, पायमपल्ली आएगा मद्रास में, क्या बोलते तमिलनाडु में। ये आएगा पायमपल्ली, कुर्नूल के आंध्र प्रदेश, पायमपल्ली तमिलनाडु, ठीक है। तो ये जगह आपको याद रखनी है। इनामगांव कहां पे आएगा? इनामगांव आएगा महाराष्ट्र में। आदिचलमपुरम कहां पे आएगा? ये भी आएगा तमिलनाडु में। तो ये सारे इनके स्टेट्स याद रखना, ऐसे भी आपको पूछे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। इसकी जगह कहां पे है, बाकी सब तो इंफॉर्मेशन है, अगर आप एक बार भी पढ़ते हो तब भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, वो सब कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें कुछ अलग से समझने के लिए। तो ये समझा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें मिली बोलते, साथ में इनको जले हुए ग्रेन्स भी मिले, मतलब आग लगाए हुए ग्रेन्स भी मिले। तो साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया, साथ में एनिमल्स के बोन्स मिले, तो बोन्स किसके थे वो भी फाइंड आउट किया गया, ठीक है। आगे देखो, अब इन्होंने क्या कहा है, एक यहां पे है देखो, टुवर्ड्स द सेटलमेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हाउसेस एट सम साइट, फॉर इंस्टेंस इन बुरजाहोम। बुरजाहोम में जो घर है, घर मिले बोलते। अब वो जो घर थे वो पिट हाउसेस थे। पिट हाउस है ना, गड्ढा करके अंदर रखे हुए घर, जमीन के अंदर रहने वाले घर। अब वो जमीन के अंदर जो घर रहते हैं ना, वो घर एक्चुअली इग्लू फॉर्म में काम करते हैं। तो ऊपर से बर्फ जमा हो जाती है तो वो अंदर से घर को गर्म रखती है। कैसे, अब आप बताना इग्लू का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। तो ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेजेंट डे कश्मीर में वो पाया जाता है। तो लोगों के घर में अगर आप देखोगे तो हर्ज भी थे। हर्ज है चूल्हा, जो चूल्हा होता है ना तुम्हारा, वो हर्ज भी पाए गए मिट्टी के, ठीक है। तो कुछ घर के अंदर है बोले, कुछ घर के बाहर है, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग पत्थर मिले, पैलेलिथिक टूल्स, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक। तो पैलेलिथिक, मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलेलिथिक, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक। तो पहले के जमाने के पत्थरों से नए वाले पत्थर बिल्कुल डिफरेंट थे, इसीलिए उसे न्यूलिथिक कहा जाता है। अब आगे देखो, at the same times tool of Paleolithic continued to be made and used, and remember some tools were also made of bone। जैसे कि इन्होंने क्या कहा है कि this include tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding। mortars and pestles है ओखली बोलते उसको, वो होता है ना लहसुन मिसुन खींच-खाच करने के लिए रहता है हमारे घर में, पीसने के लिए रहता है। मेरी मराठी आ जाती है बीच में, तो वो जो है हम उसे आज भी यूज करते हैं, तो उस समय में वो यूज किया जाता था। मेनी काइंड ऑफ अदर पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड, है ना, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो वो पत्थर के ऊपर भी डिजाइन बना के रख दिया है बोलते हैं, है ना। ये देखो, व्हाट डू यू थिंक यू गॉट बी स्टोर्ड इन दिस जार। बिसाइड दे बिगन वीविंग क्लॉथ, कपड़े आ गए बोलते हैं। अभी झारा वारा तो नहीं होंगे एकदम कपड़े उनके झारा वारा कंपनी के, लेकिन होंगे क्योंकि कॉटन मिल गया था, कॉटन उगाना से वो लोग सीख चुके थे। तो ये इजी है यहां तक। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ आता है बोलन वैली में। मेहरगढ़ पे क्वेश्चन भी आ सकता है मेंस के लिए, या फिर इसमें स्पेसिफिक एमसीक्यू भी आ सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ दिस व्हिच वन इज नॉट रिलेटेड टू मेहरगढ़। अब वो क्या क्या रिलेटेड है वो आपको देखना है। This is site is located in fertile plain near Golden Pass, which is one of the most important to Iran. Mehrgarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat. ठीक है, रेयर शिप्स एंड बोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, मतलब नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, दैट इज भारत, एंड करंटली इट इज इन द ओल्डर इंडिया, ओल्डर भारत। अब वो लोग उसको वो क्या पाकिस्तान बोलते, भाई तो नहीं बोलता, छोड़ो। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट,
that is this side many animals bones were found, bones of wild animals such as a deer and a pig, and also bones of sheep and goat were found. Other finds at Mehergarh include remains of square or rectangular houses. ठीक है, each house had 4 or more compartments. तो houses कैसे थे ये भी पूछ सकते हैं आपको MCQ में. One of the most significant thing found here is कि जब लोग मर जाते थे तो उनको बहुत ज्यादा इज्जत मिलती थी. इज्जत कैसे मिलती थी? उनको जब गाड़ा जाता था तो उसके साथ में जानवर भी गाड़ा जाता था, क्योंकि मेहरगढ़ के शायद लोगों का ऐसा मानना था कि आफ्टर लाइफ भी होती है, और वो जब आफ्टर लाइफ में ट्रैवल करके जाएगा तो उसके पास में खाने के लिए कुछ होना चाहिए. तो उनके साथ में एक बकरी भी गाड़ दी जाती थी. तो यहाँ पे क्या लिखा है? Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats, which are probably meant to serve as the food in the next world. समझा? इजी चैप्टर था. तो ये फ्रांस में पेंटिंग है, बोले पेंटिंग मिली, ये थोड़ी बहुत किसी से मैच खा रही है, किससे मैच खा रही है देख लेना. फिर ये भी पढ़ लेना, एक न्यूलिथिक साइट मिली बोलते टर्की में, कैटल हुयत नाम है बोलते उसका, है ना, और 2-3 जगह पे कुछ है बोले, वो भी पढ़ लेना. तो ये चैप्टर था, और दूसरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ. आपको कुछ क्वेरीज होंगी तो हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रहा हूं. आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे सवाल कर सकते हैं. सवालों के लिए अभी कुछ दिनों में टेलीग्राम पे मैं एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं जो स्पेसिफिकली फुल्ली फ्री होगा. वो कोर्स यूट्यूब पे होगा और उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम पे भी दूंगा और आपको यूट्यूब पे भी दूंगा. तो आप टेलीग्राम का वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है. मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद.